Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, भाई प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की क्या नहीं बनती है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ भाई, भटकने की बात नहीं बनती है। सो आज हम करेंगे भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि बड़े ही इंटरेस्टिंग होते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हमने कर लिया है, आज हम करेंगे एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, बट उससे पहले आप अपना काम कर दीजिए, फिर मैं अपना काम करूंगी। भाई क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी आके कॉमेंट में आंसर करें। आप भी आंसर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन चैप्टर के नाम से ये, चलिए एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर क्या है? क्या एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है? क्या एग्रीकल्चर सेकेंडरी एक्टिविटी है? टर्शरी एक्टिविटी है? कुछ भी नहीं है। चलिए ये तो हो ही नहीं सकता है। इन तीनों में से आपको याद आ रहा होगा कि एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर है प्राइमरी एक्टिविटी। क्या है एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर है प्राइमरी एक्टिविटी। जैसे कि हमने देखा था ना, प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती है? जिसमें एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस हो, जिसमें प्रोडक्शन की प्रोसेस हो, वही होती है प्राइमरी एक्टिविटीज। तो एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है। चलिए किस किसने ये आंसर लगा दिया है? सेकंड पे, स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो नोन एज। स्लैश एंड बर्न है ना, स्लैश एंड बर्न की जो काटो और जलाओ करके बोलते हैं इसको, तो ये किसे बोलते हैं? मतलब एग्रीकल्चर इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसका अदर नेम क्या है? याद है किसी को? याद तो होना चाहिए। स्लैश एंड बर्न, काटो और जलाओ, इससे तो याद आ ही गया होगा। किसे कहते हैं हम? इंटेंसिव फार्मिंग को कहते हैं, शायद कहते हो। एक्सटेंसिव को भी नहीं, ये नहीं लग रहा। इंटेंसिव सुना था, शायद हो सकता है इंटेंसिव हो। शिफ्टिंग फार्मिंग है क्या? ये लग रहा है कुछ कुछ। और नोमैडिक, नहीं ये तो रिलेटेबल नहीं लग रहा। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है भाई शिफ्टिंग फार्मिंग। किसे कहते हैं? हम कहते हैं शिफ्टिंग फार्मिंग को। स्लैश एंड बर्न मेथड मतलब स्लैश एंड बर्न फार्मिंग प्रैक्टिस को हम क्या कहते हैं? शिफ्टिंग फार्मिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या होता है भाई, जाते हैं पहले जो फार्मर से पहले ऐसा एरिया चुनते हैं जहाँ पे अच्छी वेजिटेशन हो, हैवी रेनफॉल हो, ठीक है। फिर क्या होगा, एक छोटा सा प्लॉट सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे मतलब एरिया सेलेक्ट करेंगे बेसिकली। फिर क्या करेंगे, जो पेड़ है उन्हें काटेंगे, काटने के बाद पेड़ों को वहीं जला देंगे। जब पेड़ जला देंगे तो उनकी ऐश के साथ, मैंने क्या क्या बताया था भाई, राख है पहले तो पेड़ की, फिर उसके साथ वो क्या करेंगे, राख के साथ क्या ऐड करते हैं? क्रॉप्स ऐड करते हैं। ये आर है, क्रॉप्स ऐड करते हैं। देन चलिए इसको अच्छे से कर लेते हैं, रुकिए। ऐश था, ऐश के बाद क्रॉप्स थी और सॉइल। इन तीनों को मिक्स करते, जो राख होती है, जो पेड़ों को काट के जलाया जाता है, उनकी ऐश बनती, राख बनती, तो उसमें क्या कर देते हैं? क्रॉप्स और जो ग्रो करनी क्रॉप्स के सीड्स और सॉइल, मतलब ये सब मिक्स कर देते। फिर क्या हो जाता है, जब जो सॉइल है, जो मिट्टी है, अपनी फर्टिलिटी लूज कर जाती है। मतलब अब क्या होता है, मिट्टी की जो क्वालिटी खराब हो जाती है, डिग्रेड होने लग जाती है, खराब होने लग जाती है क्वालिटी, तो वो लोग दूसरी जगह शिफ्ट करके फिर सेम यही प्रोसेस करते हैं। पेड़ों को काटते हैं, जलाते हैं, राख बनती है, फिर क्रॉप्स और सॉइल को मिक्स करते हैं। फिर वहाँ की भी मिट्टी, जब वो क्रॉपिंग हो गई, फिर मिट्टी खराब हो गई, तो फिर दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं। तो ऐसी शिफ्टिंग चलती रहती। तो जहाँ लगता है आपको स्लैश एंड बर्न, मतलब जब जलाने वाली बात आ जाए, जब बर्न से आप रिलेट कर सकते हैं कि भाई इसे शिफ्टिंग फार्मिंग कहते हैं, क्योंकि बर्न करा मतलब जला दिया, अब वो जगह खराब हो गई, वहाँ पे क्रॉपिंग हो गई, देन दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं। तो स्लैश एंड बर्न को बोलते हैं शिफ्टिंग क्या? शिफ्टिंग फार्मिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन है, द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड आर। भाई स्टेपल फूड क्रॉप जिसे हम बोलते हैं ना, इंपॉर्टेंट, भाई जो काफ़ी यूज़ होती, खाई जाती है, जिनका ज़्यादा उपयोग होता है, खपत ज़्यादा होती है ना, उत्पादन ज़्यादा होता है, खपत ज़्यादा होती है बेसिकली, है ना। तो वो कौन सी है वर्ल्ड की, दुनिया की? क्या रागी एंड बाजरा है? टी एंड कॉफ़ी है? टी एंड कॉफ़ी ठीक है, पीते हैं, बट और भी चीज़ें हैं जो रखती हैं दम की भाई हाँ मैं भी आंसर हो सकती हूँ। तो जैसे राइस एंड व्हीट है, हाँ ये लग रहा है। मिलेट्स एंड मेज़ है?
क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है भाई राइस एंड व्हीट। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है राइस एंड व्हीट। मतलब क्या कि इंपॉर्टेंट, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछी, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ दी वर्ल्ड, दुनिया की ही कह लीजिए, ऐसा नहीं कि इंडिया की बात करें, दुनिया की कौन सी हो जाएगी? सिंपल है, जैसे ही बोल दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड ऐसे करके, तो आप इंपॉर्टेंट, आप देखते हैं रोज आप चावल खा ही रहे हैं, है ना, रोटी खा ही रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट ही है ना, रोज खा रहे हैं। आप सोचिए एक आध दिन होता है या नहीं खाए, बट एट लास्ट आप आते रोटी चावल पे ही, खाते रोटी चावल को ही है, तो ये इंपॉर्टेंट हुई कि नहीं हुई? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रॉप, ठीक है, राइस एंड व्हीट। चलिए आगे चलते हैं। विच इज़ नॉट अ मिलेट क्रॉप, इनमें से कौन सी है जो मिलेट क्रॉप नहीं है? ज्वार है, रागी है, व्हीट है, बाजरा है। आंसर क्या है वो बताना है। ज्वार है क्या, या रागी है, व्हीट है, या बाजरा है? क्या है आंसर? फटाफट कमेंट में बताओ भाई। मैं तो बताऊंगी बट आप लोग की भी ड्यूटी। 5 सेकंड दिए हैं, चलो फटाफट बताओ, 5 सेकंड देते हैं चलो आपको, जल्दी जल्दी। क्या लगता है आपको, क्या आंसर हो सकता है? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है व्हीट। व्हीट क्या नहीं है? हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा ये है कि क्या नहीं है, और जो नहीं है वही सही है भाई। नॉट पूछा है ना, ये ये क्या होता है ना, ये जो नॉट है ना, नॉट, ये बड़ा खेलता है, ये बड़ा कंफ्यूज करता है। बच्चे जल्दीबाजी में क्या कर देते हैं, स्टूडेंट्स जो रहते हैं, कि भाई मिलेट क्रॉप, या मतलब कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें नॉट आ जाए, तो वो ये सोचते कि नहीं ये पूछा है हमसे, बट असल में उसमें नॉट भी लगाया होता है कई बार, तो गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। अगर पूछा होता कि व्हाट इज नॉट अ मिलेट क्रॉप पूछा है, और अगर आप ये पढ़ के आ जाते व्हाट इज अ मिलेट क्रॉप, तो आप सोचते कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो मैं क्या लगाऊं? तो कई बार इसी टेंशन में आप कुछ भी गलत आंसर लगा के आ जाते हैं। बट अगर बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ रीड करेंगे, देखेंगे भाई नॉट पूछा है, तो क्या है इसका आंसर? व्हीट है। ये इन जनरली कभी कभी हो जाता है, मेरे साथ भी, जब मैं छोटी थी मेरे साथ भी होता था, 1-2 बार हुआ था, तो वही मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। वो होता है सबके साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही हैं, और भी स्टूडेंट्स होते हैं, कई बार हड़बड़ी में या टेंशन में ये चीज़ें हो जाती हैं। तो ये ध्यान रखना है, नॉट जहाँ पूछा है उस पर फोकस करना है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया व्हीट। दिख रहा है ग्रीन सिग्नल? चलिए आगे चलते हैं। द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर लार्जली प्रैक्टिस इन इंडिया इज, किस टाइप का एग्रीकल्चर जो है भारत में ज़्यादातर अपनाया जाता है, ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर अपनाया जाता है? कौन सा? सबसिस्टेंस फार्मिंग है क्या, एक्सटेंसिव फार्मिंग है, कमर्शियल फार्मिंग है, या मिक्स्ड फार्मिंग है? क्या लगता है? इतना ज़्यादा हमने एक एग्जाम्पल भी पढ़ा था, अ फार्म इन इंडिया, अ फार्म इन यूएसए। तो हमने क्या पढ़ा था उसमें? वो जो मुन्ना लाल था, जो छोटा सा फार्मर था, वो भाई रेंट पे उसने क्या ले रखा था? रेंट पे उसने ट्यूबवेल लिया था, है ना, इरिगेशन करने के लिए। रेंट पे उसने क्या लिया था? ट्रैक्टर लिया था, है ना, जुताई वगैरह करने के लिए। तो ये क्या है भाई? ये सबसिस्टेंस फार्मिंग का पार्ट है। मतलब छोटे से लैंड में, छोटे से उसमें भाई एक एक ऑल्टरनेट ईयर में क्या कर रहा है वो? सीड्स वगैरह मंगा के, हाई यील्डिंग वैरायटी की सीड्स मंगा के जो क्रॉप्स ग्रो कर रहा है खुद के लिए, मतलब फैमिली की नीड्स पूरी हो जाए, इतना हो जाए कि घर घर का जो है घर चल जाए बेसिकली, है ना। बट हमने यूएसए का पढ़ा था, याद है? तो काफ़ी हाई लेवल का, बहुत ही हाई लेवल का, लाइक बिजनेसमैन की तरह कह दिया था उन्हें कि भाई ये तो फार्मर नहीं है, वहाँ के बिजनेसमैन की तरह लाइफ जीते हैं, ठीक है। तो वो कमर्शियल फार्मिंग थी, क्योंकि भाई अर्न करने के पर्पज से इतनी अच्छी फसल की देख रेख, है ना, सैटेलाइट से कंप्यूटर कनेक्टेड था, इतना ज़्यादा। याद आ रहा है? याद आ गया होगा। तो जो इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमनली परफॉर्म की जाती है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है, वो है सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस से मैंने आपको बताया सब्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं, जिसमें हर चीज़ लो चाहिए भाई, लो आपको मतलब कम लैंड चाहिए, है ना, लेस जो प्लॉट एरिया में आप कर सकते हैं। टेक्निक्स भी कम चाहिए, लेबर भी आपको कम ही चाहिए, बट उसमें आप, ये अच्छी बात है कि वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आप लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही क्रॉप से मतलब एक क्रॉप ही आप हर साल लगाएं, आप अलग अलग क्रॉप्स लगा सकते हैं, बट हर चीज़ कम कम चाहिए पड़ेगी इसमें। क्यों? क्योंकि आपको नीड ही कम है, इतनी ज़्यादा नीड नहीं है कि आपको बेचना है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट या पैसा अर्न करना है। तो प्रैक्टिस क्या की जाती है इंडिया में? इंडिया में सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिस की जाती है सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। समझ में आया तो लाइक कर दो फटाफट से। 5 क्वेश्चंस हो गए हैं आपके। चलिए आगे चलते हैं। द वर्ड एग्रीकल्चर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 डैश वर्ड्स। याद है स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था, चैप्टर ही हमारा क्या है? चैप्टर ही हमारा एग्रीकल्चर। जब चैप्टर ही हमारा एग्रीकल्चर है तो हमें पता होना चाहिए कि भाई कहाँ से आया है ये वर्ड। ये वर्ड कहाँ से आया? ये जर्मन से आया था क्या? जर्मन वर्ड से आया था, अमेरिकन से आया था, लैटिन या अरेबिक, कहाँ से आया था? ये जो वर्ड आया था आपका, ये आया था लैटिन वर्ड से, है ना। जो 2 वर्ड थे वो कहाँ से आए थे? लैटिन वर्ड से आए थे। एग्रीकल्चर को कंबाइन करके बना था, ठीक है। वो क्या था? लैटिन वर्ड से आए थे। किससे आए थे? लैटिन वर्ड से। चलिए आगे चलते हैं। कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स इज ऑल्सो नोन एज, हमने पढ़े थे ना अलग अलग टाइप के, पिसिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर। याद आ रहा है कुछ?
कुछ याद आ रहा है? तो अब हमसे पूछा है कि जो ग्रैप्स है, जो ग्रैप्स को क्या बोलते हैं भाई, पता ही होगा, अंगूर बोलते हैं, बड़े खट्टे मीठे प्यारे से रसीले से अंगूर होते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर के भी होते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर के भी होते हैं ग्रैप्स। तो उनकी खेती को, उनकी फार्मिंग को, कल्टिवेशन को क्या बोलते हैं? चलिए याद करिए फटाफट। पेसिकल्चर बोलते हैं क्या, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, विटिकल्चर, क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी से टिक कर लो भाई, सही आंसर बताओ। मेरे हिसाब से तो अभी तीनों सही हैं। चलो फिर आप बताओगे कि बिल्कुल मैम सही कौन सा है, तो आप तो गलत बता रहे हो कि चारों ही सही हैं। एक सही होना चाहिए इनमें से। तो इनमें से जो एक सही है वो क्या है? वो है विटिकल्चर। क्या बोलते हैं इसको? विटिकल्चर। क्या बोलते हैं? जो ग्रैप्स की जो कल्टीवेशन होती है, याद रखना, उसे कहते हैं विटिकल्चर। ओके, चलिए आगे चलते। फैक्टर और एस लग गया, मतलब फैक्टर भी है, फैक्टर्स। इनमें से एक आंसर भी हो सकता है या सारे भी हो सकते हैं या दो भी हो सकते हैं, जो भी आपको लग रहा है, जो आपके ऑप्शंस की मांग है उसके अकॉर्डिंग। तो या तो फैक्टर कह लीजिए, फैक्टर्स, जो भी है, इन्फ्लुएंस करता है क्रॉप के कल्टीवेशन को। क्रॉप की कल्टीवेशन मतलब क्रॉप की फार्मिंग को, क्रॉप के मतलब वो एग्रीकल्चर को जो इन्फ्लुएंस करता है, इम्पैक्ट डालता है या है, मतलब ज़्यादा है। एक मिलेगा हमें ऑप्शन में या दो मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे, देखते हैं। हमें ये बताना है कि जब हम कल्टीवेशन करते हैं, मतलब जब हम फसल लगाते हैं, अनाज लगाते हैं, अनाज बोते हैं खेतों में, तो हम क्या ध्यान रखते हैं, क्या चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं? मौसम इम्पैक्ट डालता है, हमने पढ़ा था, है ना। सॉइल कैसी, वो इम्पैक्ट डालता है। साथ में फर्टाइल सॉइल या रेनफॉल इम्पैक्ट डालता है। हमने चीज़ें देखी थी ना कि किसी फसल को हैवी रेनफॉल चाहिए, किसी को बिल्कुल ठंडा मौसम चाहिए, किसी को भाई कौन सी सॉइल चाहिए, एलुवियल सॉइल चाहिए, किसी को ब्लैक सॉइल चाहिए, ठीक है। तो ये अलग अलग क्या पढ़े थे, ये सॉइल भी पढ़ा था कि अलग टाइप की सॉइल भी चाहिए होती है, अलग अलग जो है फसलों को, क्रॉप्स को। अलग टाइप का रेनफॉल का मौसम चाहिए कि किसी को हैवी चाहिए, किसी को ड्राई चाहिए, किसी को मिड चाहिए, किसी को बिल्कुल ही लाइट रेनफॉल चाहिए। फिर हमने बात की क्लाइमेट, मतलब मौसम बिल्कुल ही कैसा हो, या तो बिल्कुल हाई मतलब बिल्कुल हैवी, बिल्कुल तेज़ विंटर हो, या बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मी वाला हो मौसम, या बिल्कुल ह्यूमस वाला हो, ह्यूमिडिटी चिपचिपी बिल्कुल उमस वाला। तो ये क्या था, ये क्या बताता है भाई कि टेम्परेचर भी डालता है, इन्फ्लुएंस डालता है भाई कि फसल कैसी कहाँ कब उगानी है। सॉइल की फर्टिलिटी कैसी है, उस क्रॉप के लिए वो सॉइल अच्छी है या नहीं। हमने पढ़ा था अभी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस याद है, हमें चैप्टर याद है, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने यही पढ़ा था ना कि ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल में कॉटन होती है। तो यानी कॉटन इसी में अच्छी हो सकती है, हम उसे दूसरी किसी मिट्टी में लगाएंगे तो नहीं हो पाएगी, थोड़ी बहुत होगी या हो ही नहीं पाएगी। तो यानी क्या मांग रहा है भाई, मिट्टी उस लायक है या नहीं, उस फसल के लिए है या नहीं। टेम्परेचर कैसा चाहिए, हाई या लो टेम्परेचर, वो उस लायक है या नहीं। रेनफॉल कैसी है, हैवी हो रही है, मीडियम हो रही है, बिल्कुल लो रेनफॉल है। तो ये क्या है, इन्फ्लुएंस जो फैक्टर डाल रहे हैं, सारे ही फैक्टर्स जो है क्रॉप की कल्टीवेशन को इम्पैक्ट डालते हैं, जो है असर डालते हैं, ठीक है। कि भाई खेती अगर करनी है इस पर्टिकुलर क्रॉप की, जैसे हम कह रहे हैं हमें खेती करनी है किसकी, राइस या वीट, किसी की भी कह लीजिए, तो हम उसके अकॉर्डिंग रेनफॉल कैसी चाहिए, मौसम कैसा चाहिए, मिट्टी किस टाइप की चाहिए, वो हम ध्यान देंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, आपका डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। किस किसने सही लगाया है, किस किसने सही लगाया है, हाथ ऊंचा कर दीजिए। मोर देन डैश परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। भाई जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, जो देश की पॉपुलेशन है, कितनी, मतलब कितने से ज़्यादा, कितने परसेंटेज जो क्या करती है, जो डिपेंड करती है भाई, मतलब कितने परसेंट पे डिपेंड करती है। लाइक 20% की पॉपुलेशन है, 50% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, या 75 या 35, बताओ फटाफट। मोर देन डैश परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, हमसे परसेंटेज पूछा है, जो किस पे डिपेंड करती है, जो डिपेंड करती है इस पे, इसमें हाँ ये एफोस्ट्रॉफी लगा है, वर्ड्स मतलब एस यहाँ आ जाएगा, आप ये एस कर लीजिए, एफोस्ट्रॉफी एस, यानी वर्ल्ड की पॉपुलेशन, वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये ऐसे यहाँ पे देख लीजिए, एफोस्ट्रॉफी के बाद ऐसा आएगा, ठीक है। तो बताइए फटाफट, हमसे पूछे ना वर्ल्ड की, तो एफोस्ट्रॉफी ऐसा आ जाएगा, डिपेंड करती है किस पे। चलिए अब क्वेश्चन पे ध्यान देते, तो एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर पे दुनिया के कितना प्रतिशत जो लोग हैं, कितने प्रतिशत लोग हैं जो दुनिया भर में एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, कृषि पर डिपेंड करते हैं। क्या 20% है, 20% है, 50% है, 75% है, या 35% है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 20 भी नहीं है, ना 20 ना 75 ना 35, आंसर है 50%। क्या है आंसर, 50% जो पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, वो किस पे डिपेंड करती है, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, ठीक है। किस किसने सही आंसर लगाया है, हाथ रेस कर दो भाई फटाफट, हैंड रेस कर दो, ठीक है। चलिए 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड डेकोरेटिव प्लांट्स फॉर कमर्शियल यूज इज नोन एज। अगर हमें क्या करना है,
हमें जो है कमर्शियल यूज़ के लिए वेजिटेबल्स को ग्रो करना है, हमें फ्लावर्स भी ग्रो करने हैं या हमें फ्रूट्स ग्रो करने हैं या कोई भी डेकोरेटिव प्लांट्स को ग्रो करना है। और किस पर्पज़ से, किस पर्पज़ से भाई, हमें कमर्शियल। कमर्शियल मैंने कई बार बताया है क्या मतलब होता है कमर्शियल का, इतने बार बताया है कि फटाफट कमेंट में बता दो कमर्शियल का मैंने यूज़ मतलब क्या बताया था। एक मैंने ट्रिक्स ही बताई थी ना कैसे पता करो। कमर्शियल में कॉमर्स जैसा आ जाए तो यानी ट्रेड बिजनेस, यानी पैसा अर्निंग के पर्पज़ से, अर्निंग के पर्पज़ से किनकी फसल लगाई जाती है, किनकी मतलब प्लांटेशन या ग्रो करा जाता है, सॉरी किनको ग्रो करा जाता है, या तो वेजिटेबल्स की खेती की जाए या फ्लावर की या फ्रूट की या कोई भी डेकोरेटिव प्लांट की। तो इसको क्या बोलेंगे, इस कल्टीवेशन, इस फार्मिंग को हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हॉर्टिकल्चर। क्या बोलेंगे, क्या इसका आंसर सही है, इसका आंसर है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, इसका आंसर क्या है, हॉर्टिकल्चर। फ्लावर्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए या डेकोरेटिव प्लांट्स हो गए, ये सब या फ्रूट्स हो गए, ये सब की अगर खेती करते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, और हमने लास्ट क्वेश्चन, अगर मैं 1-2 नंबर पहले क्वेश्चन आया था उसमें ग्रैप्स की गई थी, तो ग्रैप्स का क्या बताया था, ग्रैप्स का बताया था विटिकल्चर। ठीक है, याद है, चलिए आगे चलते हैं। डैश एक्टिविटीज कंसर्न विद प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। कौन सी एक्टिविटी इनमें से प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है या नन ऑफ दी अबव है, कौन सी इनमें से, नन ऑफ दी अबव तो हो ही नहीं सकता, तीनों में से एक तो है। ठीक है, जो किससे रिलेट करती है, जो प्रोसेसिंग से रिलेट करती है भाई, जिसमें क्या चाहिए, प्रोसेसिंग भी चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए। प्राइमरी का याद हो तो प्राइमरी में तो हमने देखा था एक्सट्रैक्शन करना, निकालना है, प्रोडक्शन करना, तो प्राइमरी में आ गई, है ना। और टर्शरी हमने पढ़ा था, जो टर्शरी सेक्टर बोल रही हूँ, एक्टिविटी हमने पढ़ी थी, उसमें क्या था, वो हेल्प प्रोवाइड करता है किसको, सेकेंडरी और प्राइमरी को, तो सर्विस देने का काम करता है, सपोर्ट करता है। तो ये भी नहीं हो सकता, प्राइमरी भी नहीं हो सकता, टर्शरी भी नहीं हो सकता, तो इसका जो आंसर है, इसका सही आंसर है सेकेंडरी। सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या होती है भाई, प्रोसेसिंग होती है, देन मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की प्रोसेस होती है, तब फाइनल प्रोडक्ट निकलता है, जिसको कौन असिस्ट करता है, जिसको सपोर्ट करके जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड होगी, बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड होगी, कौन करता है, टर्शरी सेक्टर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर आ जाएगा आपका सेकेंडरी एक्टिविटी। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। डैश इज ग्रोन इन विंटर, इट रिक्वायर्स रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। बताओ 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 फटाक से, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी हमने पढ़ा था ना एग्रीकल्चर है, क्रॉप का कल्टीवेशन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, मैंने बताया था क्लाइमेट पे हो गया, रेनफॉल पे हो गया, मतलब मौसम कैसा है, रेनफॉल कैसी है, या सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल किस टाइप की है। तो देखा ये चीज़ें आ गई ना कि क्या चाहिए, इनमें से ऐसी कौन सी फसल है जो भाई ठंड के टाइम में उगती है, जिसको चाहिए रेनफॉल ग्रोइंग सीजन के टाइम पे, मतलब रेनफॉल चाहिए जब वो ग्रो हो, और चाहिए ब्राइट सनशाइन, अच्छी तेज सनशाइन जब हार्वेस्ट का टाइम, यानी कटाई के टाइम पे, कटाई के टाइम पे जब फसल काटी जाएगी तब चाहिए उसको ब्राइट सनशाइन। बट जब वो ग्रो हो रही हो, जिस वक्त वो बढ़ रही हो, उस वक्त चाहिए रेनफॉल, और चाहिए अच्छा ठंडा सीजन, विंटर सीजन। तो कौन सी होगी इनमें, राइस का तो हमने पढ़ा था कि राइस को चाहिए सब कुछ बहुत अच्छा और बेस्ट, हैवी रेनफॉल चाहिए राइस को, बिल्कुल ही सब कुछ हैवी, अच्छा ज़्यादा ही चाहिए सबको, है ना। तो क्या लगता है इनमें से राइस है क्या, या वाटरमेलन है, वीट है या बाजरा है। इसका आंसर है वीट। वीट को क्या चाहिए, वीट को चाहिए विंटर सीजन। ठीक है, मैंने बताया था ना वीट को क्या चाहिए भाई, मुझे विंटर सीजन दे दो और मुझे एक मॉडरेट रेनफॉल दे दो, ठीक ठाक। बट मेरी इतनी नी सी रिक्वेस्ट, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे जब काटा जाए, जब मेरी हार्वेस्टिंग यानी कटाई हो, जब मेरे को मेरी फसल को काटा जाए, तो मुझे चाहिए तेज सनशाइन उस वक्त, बस इतना मेरे लिए कर दो। तो मैंने कहा था ना कि वीट कितना अच्छा, बस थोड़ी सी उसकी डिमांड थी कि भाई इतना मेरे लिए कर दीजिए कि जब मुझे मेरी फसल की कटाई हो तो मुझे क्या चाहिए, ब्राइट सनशाइन चाहिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वीट हो जाएगा, गेहूं। ठीक है, चलिए। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इंक्लूड्स, भाई जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है वो क्या इंक्लूड करती है, सब्सिस्टेंस मैंने बता चुका है कई बार, अभी फिर से बता देती हूँ। क्या है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मतलब छोटे से एरिया में खुद की घर की नीड्स सेटिस्फाई हो सके, बस इतना गुजारा चल पाए, हम उतनी फार्मिंग जब कोई फार्मर करता है स्मॉल लेवल की कह लीजिए, तो वो क्या होती है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। तो इसके अंदर हमने क्या पढ़े थे, 2 टाइप्स पढ़े थे हमने। इसके अंदर कमर्शियल फार्मिंग तो हो ही नहीं सकती, कमर्शियल फार्मिंग तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ऑपोजिट हो गया। कमर्शियल फार्मिंग मतलब पैसा अर्निंग पर्पज से, अच्छे हाई लेवल की टेक्नोलॉजी यूज़ करके, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर यूज़ करके, अच्छी जो है वैरायटी ऑफ क्रॉप्स उगा के, तो ये क्या है कमर्शियल फार्मिंग, पैसा अर्निंग पर्पज। तो सब्सिस्टेंस में ये आ ही नहीं सकता। अब देखते हैं क्या है, नोमैडिक हर्डिंग है क्या,
या शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। हाँ ये है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में हमने देखा था स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड चाहिए है ना, स्मॉल प्लॉट चाहिए लैंड का, और उसमें स्लैश करेंगे, बर्न करेंगे, देन क्रॉप्स वगैरह लगेगी, फिर दूसरी जगह शिफ्ट कर जाएंगे, तो छोटा एरिया चाहिए। नोमैडिक हर्डिंग में जो भाई वो चरवाहे होते हैं, जो जाते हैं अपने, जो पशुपालन करते हैं, अपने कैमल्स वगैरह हो गए, जिन भी जानवरों को पालते हैं, जो कैटल्स होते हैं, उनके साथ दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं ना, ताकि उनको फूड मिल सके, फोडर मिल सके। तो ये दोनों चीज़ें आ गई, तो इसका आंसर हो गया बोथ ए एंड बी। ये दोनों किसके अंदर आ गए? ये दोनों आ गया प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। किसके अंदर आ गया दोनों? ये आ गया प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोनों साथ में है, साथ में चाहिए, तो दोनों को यहाँ करेंगे, और कमर्शियल हो ही नहीं सकता क्योंकि वो सब्सिस्टेंस का तो ऑपोजिट है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। When land is used for growing food and fodder crops and rearing livestock is known as, जब भाई लैंड यूज होता है किन किन पर्पज से? लैंड को आप फूड ग्रो करने के लिए भी यूज कर रहे हैं, चलो एक चीज ये हो गई। देन आप लैंड को यूज कर रहे हैं फोडर क्रॉप्स के लिए, भूसा वगैरह बनाने, भूसे की क्रॉप्स के। फोडर मतलब जो भूसा जो चरते हैं ना, गाय वगैरह, घास फूस भूसा वगैरह, ताकि जो है जो गाय भैंस वगैरह बकरियां उन्हें चर सके, उन्हें खा सके, क्योंकि उनका भोजन है, उनका फूड है। तो क्रॉप एक तो इस पर्पज से यूज हो रही है, दूसरी फोडर के पर्पज से, तीसरी जब आप लाइव स्टॉक भी रियर कर रहे हो। लाइव स्टॉक में मैं कई बार बता चुकी हूँ क्या क्या आ जाते हैं आपके, बफेलो आ जाती है, काऊ आ जाती है ना, शीप आ जाते हैं, गोट आ जाते हैं। ठीक है, तो 3 पर्पज से जब यूज हो रही है, तो ऐसी फार्मिंग 3, आप समझ में आ रहा है आपको? प्लांटेशन तो हमने पढ़ा था भाई सिंगल क्रॉप लगती, सिंगल, जैसे टी कॉफी वगैरह सिंगल क्रॉप लगा रहे हैं, तो ये हो नहीं सकता। सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था, ऑल ऑफ द अबव पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ये 2 कट गए। क्या है? मिक्स्ड। समझ में आ रहा है ना, इसलिए मैंने नंबरिंग की, ताकि आपको याद आ जाए। 1 2 3 3 चीजें कर रहे हैं, यानी मिक्स हो रही हैं चीजें। तो क्या है ये मिक्स्ड फार्मिंग है। बिल्कुल ही ईजी और बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाली चीज, कि भाई जब ग्रोइंग फूड भी हो रहा है, फोडर क्रॉप्स भी हो रही हैं, लाइफ स्टॉक को भी रियर किया जा रहा है, तो यानी 2-3 चीजें हो रही है, नहीं हो रही, तो क्या है? मिक्स्ड फार्मिंग। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, ग्रीन सिग्नल आ गया है, आगे बढ़ते हैं। और आप लोग लाइक भी कर दीजिए और कमेंट में बता दीजिए समझ में आ रहा है या नहीं, मज़ा आ रहा है या नहीं। मेज इज ऑल्सो नोन एज, मेज को और क्या कहा जाता है? जो मेज है, मैंने बताया था इसको और क्या कहते हैं? क्या जूट कहते हैं मेज को? नहीं, जूट नहीं कहते, रागी भी नहीं कहते, कॉर्न कहते हैं। मेज जो है कॉर्न है। कॉर्न को मतलब भुट्टे को मेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? मेज भी कहा जाता है किसको? कॉर्न मीन्स भुट्टा, मक्का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज, ऐसा लैंड जिसमें क्रॉप्स ग्रो होती है। पढ़ाया था मैंने, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था भाई? इसीलिए बोलती हूँ, अच्छे से सुन लो, अच्छे से पढ़ लो, कमेंट में बता दो समझ में आया या नहीं। फिर एमसीक्यूज में जब आते हैं ना बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो सब याद आते हैं कि अरे हाँ उस टाइम पे ये पढ़ा तो था, बट अभी रिकॉल नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, वापस से वीडियो जाके देखिए, जो अभी डायरेक्टली यही देख रहे हैं। पूरी जो है आपके प्लेलिस्ट में वीडियोस डल गई हैं, चैप्टर की रहेंगी, तो आप देखिए 1 बाय 1, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तब आइए आप एमसीक्यू सॉल्व करिए। नहीं आ रहा है तो दोबारा देख के जाइए, जैसे ये देख लिया, फिर आप एक बार चैप्टर को और सुनिए, तो 2-3 बार देखेंगे तो फिट हो जाना है दिमाग में, बिल्कुल बिल्कुल कहीं जाएगा ही नहीं दिमाग से। तो क्या है? द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन, ऐसे कौन सा लैंड है जिसमें क्रॉप्स ग्रोन होती है, मतलब जिसमें फार्मिंग होती है, एग्रीकल्चर होता है, उस भूमि को, उस लैंड को क्या कहते हैं? लैंड फार्मिंग कहते हैं क्या? नहीं, ऐसा तो वर्ड हमने कहीं सुना नहीं। कल्टीवेशन तो फार्मिंग ही होता है। नन ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। एरेबल लैंड कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? एरेबल लैंड। मैंने बताया था ना, हमने पढ़ा था भाई, एरेबल लैंड होता है जहाँ पे, ऐसा लैंड जहाँ पे क्या होती है? फार्मिंग होती है, खेती वगैरह होती है, तो उसे बोलते हैं एरेबल लैंड। ठीक है, इसका आंसर है सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन 17, 2 डैश है भाई, पहला है, दूसरा है। क्या है क्वेश्चन? फेवरेबल डैश एंड डैश आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। इनमें से कौन सी चीज़ें जो इम्पैक्ट डालती है जब क्या होता है? खेती बाड़ी की जाती है, किसी भी फसल को उगाना होता है, लगाना होता है। अगर नहीं समझ में आया तो इसका जो इजी वे में अगर आंसर मतलब बताऊं तो यही है, जैसे हमने देखा था कि भाई क्या चाहिए? अगर राइस है तो उसको एलुवियल सॉइल चाहिए, है ना? राइस को क्या चाहिए? एलुवियल सॉइल चाहिए, अच्छी रेनफॉल चाहिए। कॉटन का देखा था हमने, कॉटन का देखा तो कॉटन को चाहिए ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल। कैसा मौसम चाहिए, कैसी सॉइल चाहिए, ये सब याद आ रहा है कुछ? कैसा लैंड वगैरह, ये सब पढ़ा था कि हमने। अब तो इजी हो गया, तो अब तो आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा इसका आंसर? तो हमें ये बताना कि कौन से फैक्टर्स है जो इम्पैक्ट डालते हैं जब हम एग्रीकल्चर करते हैं, किस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए। क्या हमें लैंड एंड सॉइल के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि लैंड सही हो और सॉइल सही हो?
ठीक है, या हमें सॉइल एंड रेन का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, या हमें बोथ ए एंड बी का ध्यान रखना चाहिए, यानी दोनों का, इसको भी और इसको भी, या सिर्फ ये है सॉइल एंड क्लाइमेट? क्या लगता है इसका आंसर सही क्या है? जो इसका सही आंसर है मैं लिख देती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने क्या करा होगा भाई, सही आंसर लगा दिया होगा। एक मिनट, इसका आंसर है सॉइल एंड क्लाइमेट। क्या है इसका सही आंसर? सॉइल एंड क्लाइमेट, ये ए है, सॉइल एंड क्लाइमेट यानी डी आंसर, डी आंसर सही। कैसे? सॉइल मैंने अभी बताया कि जैसे राइस को चाहिए भाई एलुवियल सॉइल चाहिए, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग देखा जाए, क्लाइमेट से ही डिसाइड होता है ना, गर्मी होगी या ठंडी होगी या कैसा मौसम होगा, उमस होगी, ये जलवायु बताती है एरिया की। तो हैवी रेनफॉल चाहिए, बहुत ज्यादा रेनफॉल चाहिए, किसको? राइस को। तो क्या आ गया इसमें? क्लाइमेट भी आ गया, इसमें सॉइल भी आ गया। तो दोनों चीज हमें ध्यान रखनी भाई, क्लाइमेट भी ध्यान रखना रहता है और सॉइल कैसी, मिट्टी उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए सही है या नहीं है। जैसे कि मैं फिर से रिपीट करूंगी कि जैसे कपास के लिए चाहिए, कॉटन के लिए हमने देखा था ब्लैक सॉइल चाहिए, तो मिट्टी उस लायक है या नहीं, उस पर्टिकुलर क्रॉप को उगाने के लिए बहुत अच्छी उपजाऊ है या नहीं, ठीक है, मतलब फेवरेबल है या नहीं, उसके फेवर में है या नहीं, तो ये सब हमें बताना था। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉइल चाहिए होता है जब हम एग्रीकल्चर करते हैं, और क्लाइमेट पे हमें ध्यान देना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सॉइल एंड क्लाइमेट। क्या हो जाएगा? सॉइल एंड क्लाइमेट। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। What is shifting cultivation called in different countries? अब हमें बताना है, ये थोड़ा सा हो सकता है सही बता दो, चलो मैं तो उम्मीद करती हूँ आप सही बताओगे, मैंने इतने अच्छे से समझाया था, इवन थोड़ी सी ट्रिक्स भी बताई थी अगर याद हो तो हमें बताना है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको और क्या कहते हैं। ये तो चलिए आपके जो ऑप्शन है इसको और क्या कहते हैं, फटाफट कमेंट में मुझे बता दो, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलो भैया, मजा आ रहा है क्योंकि मजा बहुत आ रहा है, सीखने को मिल रहा है चैप्टर पूरा, जो चैप्टर है शॉर्ट फॉर्म में 1 वर्ड में हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। तो लाइक कर दो, कॉमेंट करके आंसर करो, और ये बताओ शिफ्टिंग कल्टीवेशन को और क्या कहते हैं। एक और नाम था ना, हमने देखा था, और क्या कह रहे थे हम, स्लैश कुछ इस टाइप का, स्लैश करो एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न कुछ कहते हैं, याद आ रहा है? स्लैश एंड बर्न कहते हैं, मतलब काटो और जलाओ, इस टाइप का। अब ये तो ठीक है, मैंने बता दी, ये तो मैंने बता दी किसे ये कहते हैं, बट अगर आंसर पूछा कि अलग अलग कंट्रीज में क्या कहते हैं, अलग अलग देशों में इस फसल को क्या कहते हैं, क्या मिल्पा बोलते हैं मैक्सिको में, सही है क्या? रोका बोलते हैं ब्राज़ील में, ठीक है, सही है क्या? लदांग कहा जाता है मलेशिया में, मतलब इस क्रॉप को मिल्पा कहते हैं क्या मैक्सिको में, या इस क्रॉप को रोका कहते हैं ब्राज़ील में, या इस क्रॉप को वही लदांग कहते हैं मलेशिया में? क्या तीनों सही है या तीनों में से एक सही है? बताइए, जल्दी जल्दी सोच के बताइए, ये रब कर देती हूँ, जल्दी जल्दी बताइए कौन सा सही है। 2 सेकंड और फटाफट देखते कौन सही बताता है, देखते हैं। मैंने बताया था ट्रिक में कि MM र और मलेशिया का बताया था, कुछ आप ऐसा सोच लीजिए, कुछ इस टाइप का कि जैसे चाइनीज़ इस टाइप की, मतलब उस एरिया में रहता है, उसी साइड है, एशियन कंट्री उसी में ही है, तो आप थोड़ा ऐसा इमेजिन कर सकते हो, नाम से भी जैसे चाइनीज़ नहीं बोलते ना, यांग ऐसे करके, तो लदांग, तो याद आया मैंने कहा था मलेशिया लदांग, ठीक है, ये सही है, मलेशिया का लदांग, मतलब लदांग कहा जाता है, लदांग नाम है किसका? लदांग नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, मलेशिया में कहा जाता है, ठीक है। ब्राज़ील की बात की जाए तो ब्राज़ील में रोका कहा जाता है, ये भी सही है। मिल्पा मैक्सिको में कहा जाता है। MM मैंने बता दिया था, MM R का एक वो आ रहा था प्रोनाउंसिएशन बोलते टाइम कि रोका ब्राज़ील थोड़ा थोड़ा सेम भी लग रहा है, तो इससे भी आपको याद हो सकता है। MM मिल्पा मैक्सिको, लदांग मलेशिया, या तो आप ए से भी ऐसे कर सकते हैं कि 2 ए यहाँ आ गए, ऐसा कुछ इसे करके याद कर लीजिए। वैसे इतना इजी नहीं होता है ट्रिक्स को भी समझना, बट ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, अगर आपको सही लगेगी तो ज़रूर अपनाइएगा, और वैसे ही आपको समझ में आ रहा है, याद हो रहा है तो और भी अच्छी बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, जो है तीनों ही सही है। क्या है भाई? तीनों ही सही हैं आपके। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। Which are the major plantation in the tropical region of the world? ट्रॉपिकल रीजन की बात की जाए वर्ल्ड की, तो भाई कौन सी जो है मेजर क्रॉप्स लगती हैं, मेजर प्लांटेशन होता है। प्लांटेशन का हमने क्या पढ़ा था? प्लांटेशन का मतलब होता है जब सिंगल क्रॉप लगाई जाती है, सिंगल क्रॉप में हमने एग्जांपल जैसे पढ़ लिए थे, हमने पढ़ी थे टी हो गया, कॉफ़ी वगैरह हो गया, सिंगल क्रॉप लगाई जाती है वो प्लांटेशन होता है। हमें बताने मेजर प्लांटेशन जो किस रीजन में होता है, जो ट्रॉपिकल रीजन में मिले, हमें ट्रॉपिकल रीजन में मिले वर्ल्ड के। क्या रबर है जो मलेशिया में मिलेगा, कॉफ़ी ब्राज़ील में मिलेगी, बोथ A एंड B सही है, या नन ऑफ दीज, दोनों ही
मतलब सारे ही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। कॉफ़ी ब्राज़ील में मिलेगी भाई, सही है। रबर इन मलेशिया मिलेगा, मतलब ये ट्रॉपिकल रीजन की कंट्रीज़ हैं। जो अर्थ, जो हम देखते हैं ना, जो ग्लोब देखते हैं, तो ट्रॉपिकल रीजन की हमारी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, जो हमें कहाँ मिलेगी, रबर इन मलेशिया मिलेगा, और कॉफ़ी इन ब्राज़ील जो हमारे मेजर प्लांटेशन है ट्रॉपिकल एरिया के। तो ये ट्रॉपिकल एरिया है, ट्रॉपिकल रीजन है, जहाँ पे प्लांटेशन में रबर का मिलेगा, कॉफ़ी का मिलेगा। मैंने एग्जाम्पल दिया था कि सिंगल क्रॉप लगती है प्लांटेशन में, जैसे कॉफ़ी, टी वगैरह मैंने आपको उदाहरण में बताए थे। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज, ये हमने पढ़ा था। एग्रीकल्चर का भाई डेवलपमेंट मतलब एग्रीकल्चर का विकास। ठीक है, एग्रीकल्चर का विकास मतलब जो है ऐसी डेवलपमेंट करे, फूड इतना प्रोवाइड करें कि क्या हो, क्रॉप्स इतनी ग्रो करें कि क्या हो, क्या मिले, याद आ रहा है कुछ, एग्रीकल्चर मिले क्या, या अच्छा इन्वायरमेंट मिले। अच्छे इन्वायरमेंट के लिए हम ऐसा कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा फसलें लगाएंगे तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होगा, या फूड सिक्योरिटी मिलेगी, या ए एन सी, क्या लगता है, दोनों ही सही है। ए एन सी मतलब ये गलत हो गया या ये और ये सही है, क्या लगता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा फूड सिक्योरिटी। अगर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कर ही इसलिए रहे ना, ज़्यादा से ज़्यादा फसल लगाई इसलिए जा रही है ताकि अच्छी मात्रा में अनाज हो, क्योंकि जो बढ़ती डिमांड है किसकी, जो पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है, ग्रोइंग पॉपुलेशन की जो बढ़ती हुई डिमांड है, ग्रोइंग डिमांड है, इतनी ज़्यादा जो डिमांड राइज हो रही है, तो उसको फुलफिल करने के लिए हमें हमारा क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए। चाहे लैंड का एरिया बढ़ाएं, ठीक है, लैंड का एरिया बढ़ाएं, या ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्रॉप्स लगाएं। हमने ये भी पढ़ा था किन किन तरीकों से हो सकता है। तो ये क्या करेगा, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट करेगा, और इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, इससे होगी फूड सिक्योरिटी। ज़्यादा से ज़्यादा अनाज होगा तो बढ़ती पॉपुलेशन, बढ़ती जनता के जो डिमांड्स है अनाज को लेके, वो फुलफिल हो पाएगी। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का जो भाई क्या था, पर्पस कह लीजिए, अल्टीमेट एम ही यही था। अल्टीमेट एम था भाई फूड की सिक्योरिटी हो। ठीक है, चलिए। व्हीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स आर, क्या है ये, व्हीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, मिलेट्स हो गया, ये क्या लगती हैं, मेजर फूड क्रॉप्स है क्या, मतलब ज़्यादा यूज़ होने वाली, जिनका यूज़ होता ही होता है। हाँ, सही लग रहा है। व्हीट एंड राइस आ गया, तो इससे तो मैंने आपको समझाया भी था, ये आ जाए तो और अच्छे से ईजी समझना। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा, जो इसका आंसर है ए हो जाएगा कि मेजर फूड क्रॉप्स है भाई, खाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मेजरली ये यूज़ की जाती है। तो व्हीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स। ठीक है, फाइबर क्रॉप्स नहीं होगी, बेवरेज क्रॉप्स नहीं होगी, और नन ऑफ दिस। अच्छा, फाइबर क्रॉप्स हमने पढ़ी थी, क्या है, कौन सी फाइबर क्रॉप्स याद आ रही है क्या, एक्स्ट्रा उसके भी याद होने चाहिए। एक्स्ट्रा क्यों, ये तो आपका चैप्टर का पार्ट है, तो ये तो याद होना चाहिए। फाइबर क्रॉप्स हमने कौन सी पढ़ी थी, फाइबर क्रॉप्स हमने पढ़ी थी, कॉटन पढ़ी थी भाई, कॉटन पढ़ी थी, दूसरी पढ़ी थी, एक मिनट इसको रब कर देते हैं पहले अच्छे से, कॉटन पढ़ी थी, दूसरी पढ़ी थी हमने जूट, जिसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। ये क्या है, फाइबर क्रॉप्स। बेवरेज क्रॉप्स, बेवरेज क्रॉप्स किसे बोलते हैं, बेवरेज क्रॉप्स याद है, हम जब रेस्टोरेंट जाते हैं, होटल जाते हैं, आप जब मेन्यू देखते हैं होटल का, तो उसमें कुछ लिखा रहता है ना, बेवरेजेस वगैरह, तो उसमें क्या क्या लिस्ट रहती है, कॉफ़ीज़ की वैरायटी, चाय की वैरायटीज़, तो क्या आ जाएगा बेवरेज क्रॉप्स में, टी एंड कॉफ़ी वगैरह आ जाएगा भाई। इसमें क्या आ जाएगा, टी वगैरह, इसमें लिख देते हैं अच्छे से, टी एंड कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी, ये एक्स्ट्रा समझ में आना चाहिए। तो बेवरेज क्रॉप्स इसको बोलते हैं, टी एंड कॉफ़ी। फाइबर क्रॉप्स हो गई आपकी कॉटन एंड जूट। मेजर फूड क्रॉप्स, जो आपका आंसर है सही, वो आपका आंसर है ए, जो कि व्हीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स को कहा जाता है मेजर फूड क्रॉप्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Which crop requires cool climate and well distributed high rainfall throughout the year? इनमें से भाई कौन सी ऐसी फसल है जो इसको क्या चाहिए, कूल क्लाइमेट चाहिए, ठंडा क्लाइमेट चाहिए, ठंडा क्लाइमेट, विंटर हो गया, अच्छा क्लाइमेट चाहिए ठंडा, और रेनफॉल होती रहे पूरे साल, अच्छी रेनफॉल होती रहे थ्रू आउट द ईयर। किसको चाहिए, कॉफ़ी को चाहिए। कॉफ़ी का तो हमने पढ़ा था वार्म क्लाइमेट चाहिए, है ना, तो कॉफ़ी तो नहीं हो सकता, राइस नहीं हो सकता, जूट नहीं हो सकता, इसका आंसर है टी। टी इसका सही आंसर है, जिसमें हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कूल क्लाइमेट, ठंडा क्लाइमेट, और क्या, जो रेन हो थ्रू आउट द ईयर होती रहे, हाई रेनफॉल। ठीक है, तो क्या हो गया इसका आंसर, टी।
वैसे चाय गर्म होती है पीने में, पर हमें चाहिए होता है इसलिए ठंडा मौसम। तो इससे भी याद आ सकता है कि चाय में कौन सा क्लाइमेट चाहिए होता है। तो एकदम से आप सोच सकते हैं कि चाय वैसे गर्म होती है, पीते हैं गरम गरम, तो इसलिए चाहिए ठंडा मौसम, मतलब चाय को ठंडियों में पीने में मज़ा आता है तो ठंडा मौसम चाहिए। ऐसे ट्रिकी वे में आप इसको याद कर सकते हैं। किस किस को मज़ा आ रहा है फटाफट कॉमेंट में बता दो भाई, और लाइक भी कर दो। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोर्स ग्रेन्स, इनमें से कौन सी जो है कोर्स ग्रेन्स है, बताइए जल्दी। कोर्स ग्रेन्स कौन सी, ज्वार है क्या, बाजरा है, रागी है, या तीनों है? जो इसका आंसर हो जाएगा कोर्स ग्रेन में ज्वार भी है, बाजरा भी है और रागी भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग इनमें से कौन सी नहीं है? कमर्शियल फार्मिंग मैंने कई बार बताया जहाँ पे कॉमर्स आ जाए, जैसे ट्रेड से चीज़ें जिसकी रिलेट किससे हो जाए, अर्निंग से रिलेट हो जाए, जिसको अर्निंग भी कह सकते हैं, जिसका पर्पस आ जाए पैसा कमाना, अर्निंग, जिसका पर्पस क्या आ जाए, अर्निंग, पैसा कमाना, तो क्या हो गया आपका कमर्शियल फार्मिंग। तो क्या प्लांटेशन कमर्शियल फार्मिंग के लिए है? ऑर्गेनिक हो सकता है, मिक्स हो सकता है, कमर्शियल ग्रीन, ये याद रखना। सेम लग रहे हैं आपको, क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ दीज इज नॉट कमर्शियल फार्मिंग, इनमें से कौन सी कमर्शियल फार्मिंग नहीं है। तो हमें आंसर वो लगाना है जो नहीं है, जो नहीं है वही सही आंसर होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक फार्मिंग इसके अंदर आ जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑर्गेनिक। कौन सी इसमें कमर्शियल फार्मिंग नहीं है? ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसमें कमर्शियल फार्मिंग नहीं, क्योंकि प्लांटेशन में टी कॉफ़ी वगैरह लगती है। तो क्या टी कॉफ़ी बिकती नहीं है? बेचते तभी तो हम रोज़ टी या कॉफ़ी पी रहे हैं, हम खरीद रहे हैं, मार्केट में बिक रही है, यानी पैसों के पर्पज से, यानी क्या हो गई, कमर्शियल पर्पज से लगाई जाती है। मिक्स फार्मिंग भी इसी पर्पज से लगाई जाती है, और कमर्शियल ग्रेन में तो लिखा ही कमर्शियल है, तो ये भी इसलिए होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो ऑर्गेनिक मतलब जो अच्छे मैन्योर, नेचुरल वे में बने मैन्योर फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं, तो वो हो जाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, नेचुरल जैसे एनिमल्स वगैरह जो नेचुरली मैन्योर मिलता है, एनिमल्स इंसेक्ट से हो गया है ना, ऑर्गेनिज्म से हो गया, पेड़ पत्तों से मिल गया, तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का पार्ट हो गया। तो ये कमर्शियल फार्मिंग में नहीं आता। तो इस आंसर जो नहीं है वही सही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो सही ये है ऑर्गेनिक, सी आंसर। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर रेज्ड इन कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग, कौन सी क्रॉप्स जो है ग्रो होती हैं, जिनको उगाया जाता है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में। कमर्शियल वही मैंने बताया, अर्निंग पर्पस, जिसका पर्पस क्या होता है, बार बार इसीलिए लिख रही हूँ हर क्वेश्चन में मैं, इसीलिए बार बार, मेरी आपने आदत देखी होगी कि मैम बार बार रिपीट करती हैं, बोलती, इसीलिए करती ताकि दिमाग में छप जाए, भूलने का सवाल ही ना उठे, इसीलिए रिपीट करती हूँ। ठीक है, तो क्या है भाई, अर्न करने, जिसका पर्पस अर्न करना हो कमर्शियल फार्मिंग, तो भाई वीट भी हो जाएगा, मेज़ भी हो जाएगा। ये खाते हैं, इनको मार्केट में इनको बेचा जाता है, काफ़ी इनकी खपत होती है, खरीदारी होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ दीज, सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ दीज आर मिलेट्स, इनमें से कौन से मिलेट्स हैं? मिलेट्स के अंदर हमने पढ़ी थी ना कौन सी आती है फसल, ज्वार आ जाती है, रागी आ जाती है, दोनों है या मेज़ है? जो इसका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी मतलब ज्वार और रागी दोनों ही मिलेट्स हैं, मिलेट्स क्रॉप है। ठीक है, क्या है इसका आंसर? फिर इसका आंसर हो जाएगा जो सी सही। चलिए आगे चलते हैं। विच फाइबर क्रॉप रिक्वायर्स फ्रोस्ट फ्री डेज टू ग्रो, इसमें से कौन सी जो फाइबर क्रॉप है जिसको फ्रोस्ट फ्री डेज चाहिए, और कितने चाहिए? याद है कितने चाहिए भाई? 2 1 10, याद आया? 210 दिन चाहिए होते हैं। इसमें से कौन सी क्रॉप को, अब तो याद आ जाएगा, जिसको 210 दिन चाहिए फ्रॉस्ट फ्री, बिल्कुल ही साफ सुथरे, फ्रॉस्ट फ्री मतलब नमी वगैरह ना हो, कुछ भी जैसे बोलते हैं ना ओस वगैरह इस टाइप के जो ना हो, बिल्कुल ऐसा ठंडापन ना रहे, सूखा सा रहे, बढ़िया अच्छी जो है गर्मी सी रहे, सनलाइट वगैरह रहे। तो इनमें से किस फाइबर क्रॉप को चाहिए? 2 फाइबर क्रॉप हमने जैसे अभी पढ़ी हुई थी, हमने देखा था ना, जूट पड़ी थी और दूसरी क्या थी, याद आया? क्या जूट को चाहिए होती है क्या? नन ऑफ दीज तो नहीं हो सकता, इनमें से है। दूसरी कौन सी पड़ी थी? तो याद आ जाएगा, हमने कॉटन पढ़ी थी। कॉटन को चाहिए होते हैं 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। आप ये देख लीजिए, ऐसे याद कर सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं, फ्रॉस्ट फ्री डेज यानी सूखे से अच्छे गर्म मतलब मौसम हो, क्योंकि रुई कितनी सूखी सी होती है, समझ लीजिए, जैसे वेट नहीं होती, गीली होती तो बिल्कुल ही ऐसी हो जाती, ज़रा से में इतनी सी बन जाएगी। अगर इतनी रुई होगी, ज़रा सा गीला कर दो तो इतनी सी बन जाएगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि रुई इतनी फैली हुई सूखी सी रहती है, बढ़िया ड्राई। तो कैसा चाहिए? 210 जो फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, किसको चाहिए? कपास को, रुई को, यानी कॉटन को चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Which of the following country is the leading producer of rice? राइस, चावल जो सबके फेवरेट होते हैं, मेरे भी हैं, आपके भी होंगे। ठीक है,
कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर है, जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है राइस? ठीक है, चाइना करती है, पाकिस्तान करती है, मलेशिया करती है, इजिप्ट करती है। कौन सी करती है? चाइना करती है। ठीक है, जो चाइना है, चाइना में ज़्यादा राइस का जो है प्रोडक्शन होता है, जो राइस है, जो चावल है, चाइना में ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, चाइना में प्रोड्यूस की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे राइस है ना, राइस का सी, चाइना का सी आ गया, इस तरीके से सी और सी, इस तरीके से आपको राइस, चाइना, तो लीडिंग जैसे पूछा जाए तो आप ऐसे भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। राइस अगर चाइना ऑप्शन में तो इसी से आपको याद आ जाएगा, और वैसे आपको याद हो ही रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि मैंने कहा है। अगर नहीं होता है तो एकदम से ये छोटी सी एक ट्रिक है नहीं, और अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ये तो है ना, गुड स्टूडेंट्स हैं आप। चलिए, विच टाइप ऑफ सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग व्हीट? व्हीट को ग्रो करने में, गेहूं को लगाने में कौन सी सॉइल अच्छी होती है? डेजर्ट होती है क्या? डेजर्ट, रेगिस्तान, लोमी सॉइल होती है, सैंडी होती है, नन ऑफ दीज? क्या लगता है कौन सी हो सकती है व्हीट लगाने के लिए? भैया हम बात कर रहे हैं हमारे किसकी? आटे की, गेहूं की बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी होती है? लोमी सॉइल। कौन सी सॉइल अच्छी होती है इसके लिए? व्हीट के लिए लोमी सॉइल अच्छी होती है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, व्हीट के लिए लोमी सॉइल अच्छी होती है। ठीक है, चलिए, The important inputs like seeds, fertilizers, machinery etc. form a system called as? भाई क्या है इनमें से? हमने सबसे पहले जो स्टार्टिंग में पढ़ा था, स्टार्टिंग का ही लगभग था या मिडिल का, बीच का कह लीजिए, तो हमने ये पढ़ा था कि भाई ऐसा सिस्टम, एक सिस्टम फॉर्म करता है जिसमें क्या क्या चाहिए रहता है, जिसमें क्या क्या चाहिए रहता है? इनपुट्स के जैसे सीड्स हो गए चाहिए रहते हैं ना, सीड्स चाहिए रहते हैं, फर्टिलाइजर चाहिए रहते हैं, या मशीनरी वगैरह चाहिए रहता है, तो इनको क्या बोलेंगे? क्या बार्टर सिस्टम बोलेंगे? बार्टर सिस्टम क्या है मैम? बार्टर सिस्टम तो इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाली चीज़ है, जिसमें क्या होता है कि भाई जैसे मुझे पेन खरीदना है तो पेन के बदले मैंने अपनी वॉच दे दी और उससे पेन ले लिया, तो ये बार्टर सिस्टम हो जाता है। तो ये तो नहीं है हम, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं सीड्स, फर्टिलाइजर, मशीनरी, तो ये बार्टर सिस्टम कहाँ से आ गया? वाटर सिस्टम भी नहीं है, पानी का तो रिलेशन ही नहीं है, और ऑल ऑफ दीज तो हो नहीं सकता। क्लियरली जहाँ पे सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी वगैरह जहाँ नीड हो, किस सिस्टम में होगी? फार्म सिस्टम में। भाई बीज चाहिए पड़ेगा आपको, फर्टिलाइजर चाहिए पड़ेंगे, हार्वेस्टिंग या और भी चीज़ों के मशीनरी चाहिए पड़ेगी, तो इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? फार्म सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो फटाफट लाइक कर दीजिए और कॉमेंट करके बता दीजिए। तो इसका आंसर क्या है? थर्ड, सी, फार्म सिस्टम। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आपके इंटरेस्टिंग वे में 30 MCQs कंप्लीट होते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है जो थोड़ा बहुत भी डाउट रह गया होगा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बड़ा ही मज़ा आया। थोड़ी बहुत हमने ट्रिक्स शेयर करी, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आपकी वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी लेक्चर्स की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट बेंच के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, एप्लीकेशन पर देख सकते हैं, वेबसाइट पर देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये कुछ हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि कैसे बिल्कुल 100% फ्री आपको अवेलेबल है, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको 100% फ्री और अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है। आप मैग्नेट बेंच के हिंदी मीडियम चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलेगी। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।